एक गांव में हरि नाम का एक दर्जी रहता था। हरि के परिवार में उसकी माँ बिमला, पत्नी लीला और दो बेटियां सावित्री और गौरी रहती थीं। गौरी अपने नाम की तरह ही सुंदर थी, जबकि सावित्री का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। अब दोनों बेटियां शादी लायक उम्र की हो चुकी थीं। हरि दिन भर कपड़े सिलने का काम करता था, लेकिन फिर भी वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। हे भगवान, सुबह सुबह इस मनहूस के दर्शन हो गए। अब पता नहीं कैसे दिन बीतेगा। मुझे तो समझ ही नहीं आता, सावित्री का रंग ऐसा क्यों है? इससे कौन शादी करेगा? आपने ऐसा क्यों कहा माँ? वो तो आपको चाय देने आई है। तुम्हें पता है ना कि मुझे सुबह उठने के बाद इसका चेहरा देखना अच्छा नहीं लगता। इसके इस काले रंग को देखती हूँ तो मेरा कुछ करने का या कहने का ही इच्छा मर जाती है। माँ, ऐसा मत बोलिए, सिर्फ रंग ही तो है, उसकी सीरत में तो कोई कमी नहीं। सीरत सीरत करते रहते हो। गौरी की सुंदरता देखो और इसे देखो। सावित्री भी तो आपकी ही पोती है, आप इतना भला बुरा क्यों कह रही हो उसे? जब भी सावित्री बाजार जाती, गांव की औरतें पीछे से हंसते हुए कहती, देखो काली जा रही है, देखो काली जा रही है। हर शब्द उसके दिल में एक नया जख्म छोड़ जाता। आप इतना काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उतने पैसे ही नहीं मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए। 2 बेटियां हैं हमारी, उनकी शादी करने का समय आ गया है। बिना पैसे के हम क्या करेंगे? उनकी शादी का खर्च और दहेज कहाँ से लाएंगे हम? मैं भी वही सोचकर परेशान हो रहा हूँ लीला। पता नहीं कि सावित्री के लिए अच्छा रिश्ता कब मिलेगा। ये बातें बिमला सुन लेती हैं। अरे मैंने तुम दोनों से कितनी बार कहा है कि सावित्री की शादी की बात को अब छोड़ दो। उस काले रंग की लड़की के लिए कहाँ से लाए रिश्ते? कौन सा लड़का होगा जो इस काली लड़की से शादी करने को राजी हो जाएगा? तुम दोनों इसकी चिंता छोड़ दो और गौरी के बारे में सोचो। हमारी गौरी तो इतनी सुंदर है कि लड़के वाले उसे शादी करने के लिए सामने से दहेज दे देंगे। ये आप क्या कह रही है माँ? बड़ी से पहले छोटी की शादी करवा दो, ये कैसे हो सकता है? अरे अब तुम दोनों ने आज तक कम रिश्ते ढूंढे हैं सावित्री के लिए, लेकिन जो भी आता है उसके काले रंग को देखकर भाग जाता है। अब उस काली लड़की के साथ कोई क्यों शादी करेगा? बड़ी की शादी नहीं हुई तो क्या छोटी को भी जिंदगी भर ऐसे ही घर बिठाकर रखोगे? बिमला की सब कड़वी बातें सावित्री अंदर से सुन लेती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। गौरी को अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि उसे अपनी बहन के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गौरी तो उल्टा सावित्री को चिढ़ाती थी। सब मेरी तरह सुंदर नहीं हो सकती ना, मुझसे तो कोई राजकुमार ही शादी करेगा। और तुमसे भला कौन शादी करेगा? सावित्री कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप सिर झुका लेती है और उसके आंसू और तेज बहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद सावित्री ने देखा उसके पिता हरि के पास अब कोई कपड़े सिलवाने नहीं आता था। घर में चूल्हा ठंडा रहने लगा। कई बार तो खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचता। तब सावित्री ने बिना किसी से कुछ कहे रोज जंगल जाना शुरू किया। लकड़ियां काटकर उन्हें गांव में बेचती ताकि घर में 2 वक्त का खाना आ सके। गौरी, तू जरा जंगल से पानी ले आ बेटा। सावित्री दिन भर इतना काम करती है, तू भी तो कभी उसकी मदद कर सकती है। माँ, मैं ये सब काम करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। ये जंगल, लकड़ी, पानी, ये सब सावित्री के लिए ठीक है। बेटा, ससुराल में तो काम करना ही पड़ेगा। माँ, मैं ऐसे वैसे घर में शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए तो अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आएंगे, राजा महाराजा, सरपंच के घर से। इसलिए आप मुझे ये सब काम करने मत कहिए। हाँ मेरी गुड़िया, तुम्हें तो कोई राजकुमार ही ब्याह के ले जाएगा। अरे हरी, बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ, सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा। क्या खुशखबरी है रामू काका? ऐसी क्या बात हो गई? अरे दूसरे गांव के जमींदार का बेटा राहुल है ना, वो तुम्हारी बड़ी बेटी सावित्री को देखकर बहुत प्रभावित हो गया है। कल मैं दूसरे गांव गया था, वहां उस जमींदार से मुलाकात हुई। उसने मुझसे कहा कि वो अपनी बहू के रूप में सावित्री को ही देखना चाहता है। वो अपने बेटे राहुल के लिए सावित्री का हाथ मांगना चाहता है। आज वो अपनी पत्नी और बेटे राहुल के साथ तुम्हारे घर सावित्री को देखने आने वाले हैं। क्या कह रहे हो रामू काका? ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ हरीलाल, बहुत बढ़िया। मैं अभी घर जाकर सबको ये खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे लीला, लीला कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। क्या हुआ?
दूसरे गांव के जमींदार का बेटा राहुल हमारी सावित्री को देखकर पसंद कर बैठा है। कल उसने रामू काका से यह बात कही थी और आज वो जमींदार अपनी पत्नी और बेटे के साथ हमारे घर आने वाला है सावित्री को देखने के लिए। सच कह रहे हो हरी? हमारी सावित्री के लिए इतना बड़ा रिश्ता? हाँ लीला, रामू काका खुद आकर कह गए हैं। जमींदार अपने बेटे के लिए हमारी बेटी का हाथ मांगना चाहता है। हे भगवान, आखिर मेरी बेटी का भी भाग्य खुल ही गया। कुछ ही देर में सरपंच का पूरा परिवार हरी के घर आ पहुंचा। नमस्ते मुखिया जी, आपका हमारे घर आना हमारे लिए सम्मान की बात है। नमस्ते हरीलाल। हमने आपकी बड़ी बेटी के बारे में बहुत सुना है। मैं लड़की को बुला देती हूँ। राधा। सावित्री चुपचाप सबके सामने आकर खड़ी हो गई। ये वही लड़की है जिसे राहुल ने पसंद किया था। इसका रंग तो सांवला है। अरे नहीं माँ, ये वो नहीं है। मैंने जिसे देखा था वो तो गोरी और बेहद सुंदर थी। हाँ, यही वो लड़की है जिसे मैंने देखा था। मैं गौरी से विवाह करना चाहता हूँ। हरीलाल जी, हमें आपकी छोटी बेटी गौरी बहुत पसंद आई है। मगर हम पहले अपनी बड़ी बेटी सावित्री का विवाह करेंगे। गौरी अभी छोटी है। देखिए हरीलाल जी, मैं बात साफ साफ कह देता हूँ, सावित्री जैसी लड़की से कोई विवाह नहीं करेगा। उसका रंग रूप देखिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सुनकर सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चुपचाप अपना सिर झुका लेती है। जमींदार का परिवार गौरी का रिश्ता पक्का कर वहां से चला जाता है। गौरी का घमंड और बढ़ जाता है, जबकि सावित्री और भी उदास हो जाती हैं। मैं क्या इतनी बुरी हूँ कि हर कोई मेरा ही मजाक उड़ाता है? कुछ ही दिनों बाद गौरी की शादी धूमधाम से हो गई। सपनों और घमंड से भरी गौरी अब सरपंच के घर की बहू बन चुकी थी। शादी के बाद गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जिस घर में वो ब्याह कर आई थी, वहां एक पुरानी परंपरा थी। घर के सभी काम केवल बहू को ही करने पड़ते थे। गौरी बचपन से ही इस घमंड में पली बड़ी थी कि वो काम करने के लिए पैदा नहीं हुई है। लेकिन शादी के बाद हर दिन उसे सपनों और हकीकत के बीच का अंतर खुद महसूस होने लगा। सुबह बहुत जल्दी उठना, पूरे घर की जिम्मेदारी संभालना, एक एक काम अब उसी के हिस्से में आ गया। जिस गौरी को लगता था कि सुंदरता ही सब कुछ होती है, अब उसे समझ आने लगा था कि जिंदगी सिर्फ सपनों से नहीं चलती। रानी की तरह रहने का सपना उसी घर की दहलीज पर टूट गया। दूसरी ओर राजमहल में राजा वीरेंद्र सिंह अपने बेटे के लिए जगह जगह से रिश्तों की बात कर रहे थे। रोज कोई न कोई राजकुमारी दरबार में आती, लेकिन राजकुमार आरव का मन किसी में भी नहीं लगता था। एक दिन राजा ने थक कर पूछा, बेटा, इतनी राजकुमारियां देख ली, फिर भी तुम्हें कोई क्यों पसंद नहीं आ रही? पिताजी, सब सुंदर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन जब मैं उनसे बात करता हूं तो दिल को सुकून नहीं मिलता। ऐसा लगता है जैसे बातें कम और दिखावा ज्यादा हो। मुझे ऐसी जीवन साथी चाहिए जिसके साथ चुपचाप बैठना भी अच्छा लगे, जिसे सादगी पसंद हो, न कि सिर्फ अपनी शान दिखाना। एक सच्चे दिल की तलाश में एक दिन राजकुमार ने भेष बदल लिया और गांव-गांव घूमने निकल पड़े। राजकुमार जंगल से गुजर रहे थे, तभी अचानक अंधेरे से निकलकर एक शेर ने उन पर हमला कर दिया। राजकुमार ने बचने की कोशिश की, पर वे बुरी तरह जख्मी हो गए। कोई है? कोई है? जंगल चुप था, ना कोई आवाज, ना कोई मदद। कुछ ही देर में सुबह हो गई और उनकी आवाज कमजोर पड़ गई और वे बेहोश हो गए। कुछ समय बाद सावित्री जंगल की ओर पानी लेने गई थी। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़े एक घायल आदमी पर पड़ी। हे भगवान, आप ठीक तो है? उसने हाथ हिलाकर देखा, पर आदमी हिल भी नहीं पाया। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। डर भी था, पर दया उस डर से ज्यादा बड़ी थी। सावित्री किसी तरह उन्हें संभालकर घर ले आई। उस दिन के बाद घर में सब मिलकर उनकी देखभाल करने लगे। सावित्री चुपचाप दिन रात उनकी सेवा करती रही। पूरा 1 महीना बीत गया। सावित्री ने अपनी थकान, अपना दर्द सब भूलकर उनकी देखभाल की। एक दिन उस आदमी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। बेटा, तुम कौन हो
और इस हाल में जंगल में कैसे पड़े थे? आरव कुछ पल चुप रहता है, फिर सच छुपाते हुए कहता है, मैं एक किसान हूँ, दूसरे गांव से हूँ। कुछ काम से यहाँ आया था। रात हो गई थी, तभी जंगल में एक शेर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ मुझे नई जिंदगी देने के लिए। शुक्रिया हमें नहीं बेटा, सावित्री को कहिए, वही आपको जंगल से यहाँ ले आई थी। धन्यवाद सावित्री। उस दिन के बाद बातें खुद ब खुद होने लगीं। सावित्री को पहली बार महसूस हुआ कोई उसे रंग से नहीं बल्कि इंसान की तरह देख रहा है। एक सुबह राधा उठी तो घर कुछ ज्यादा ही खामोश था। वो कमरे के बाहर आई, इधर देखा उधर देखा, पर वो आदमी कहीं नजर नहीं आया। राधा का दिल घबरा गया। उसने मां से पूछा, पिता से पूछा, किसी को कुछ पता नहीं था। राधा धीरे धीरे आंगन के कोने में बैठ गई। आंखों से आंसू खुद ही बहने लगे। शायद वो भी बाकी लोगों की तरह मेरे रंग की वजह से चला गया। उस पल राधा ने सिर्फ एक इंसान को नहीं, अपनी जिंदगी का पहला भरोसा खोया था। उस दिन अचानक सावित्री के घर के सामने शाही घोड़े और सिपाही आकर रुक गए। पूरा गांव हैरान रह गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये सब यहाँ क्यों? सावित्री दरवाजे पर आई और तभी उसकी आंखें ठहर सी गईं। वही आदमी जो कभी घायल अवस्था में उसके घर पड़ा था, आज शाही पोशाक में उसके सामने खड़ा था। अब उस आदमी का सच सबके सामने आ चुका था। वो कोई और नहीं, राजकुमार आरव था। राजकुमार ने सबके सामने सावित्री की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैं राजकुमार आरव हूँ। जब मैं घायल था तब तुमने बिना किसी लालच के दिन रात मेरी सेवा की। तुमने अपने पिता की तकलीफ समझी और सुबह सुबह जंगल जाकर लकड़ी काटी, उसे बेचकर घर चलाया। इतना सब करते हुए भी तुमने कभी शिकायत नहीं की। इन दिनों तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हें पसंद करने लगा। सावित्री की आंखें भर आईं। पूरा गांव सन्न रह गया। राजकुमार सावित्री को अपने साथ महल ले गए और राजा को सारी बात बताई। कैसे सावित्री ने उन्हें जंगल से बचाया, कैसे उसने बिना किसी उम्मीद के उनकी सेवा की। जिस लड़की का दिल इतना अच्छा हो, वही मेरे राजमहल की रानी बनने योग्य है। महल में खुशी का माहौल छा गया। जो गांव वाले कभी सावित्री को काली कहकर पुकारते थे, आज शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े थे। दादी की आंखें भी झुक गईं। उनके शब्द कहीं खो गए। पूरा गांव चुप था, जैसे हर किसी को अपनी गलती समझ आ रही हो। उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं हुई, उस दिन सोच भी बदल गई। सावित्री और आरव का विवाह राजमहल में सादगी और सम्मान के साथ हुआ और सावित्री, जो कभी काली के नाम से जानी जाती थी, आज पूरा गांव उसे रानी सावित्री के नाम से जानता था।